राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी को। आज की सारा जय श्री कृष्णा। जल्दी से जल्दी आप आ जाइए ताकि हमारी क्लास क्या कर अपन शुरू करें। कमेंट कर देना कौन कौन आने वाला है, जल्दी से आइए। हाँ, कौन कौन आया? अभी किसी का कमेंट नहीं आया। टाबू आया है, अभी किसका कमेंट नहीं आया? दीपिका नमस्ते सर बेटा। नमस्ते अक्षय नमस्ते सर बेटा। नमस्ते कविता। जय श्री कृष्णा सर बेटा। जय श्री कृष्णा। और कौन आया? रोहित जय श्री कृष्णा बेटा। जय श्री कृष्णा। भजन लाल जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्णा। दयानंद जय श्री कृष्ण। जय श्री गोपाल जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्णा। हाँ, जल्दी से कमेंट करो। पूजा जय श्री बेटा। जय श्री कृष्णा। दमयंती बेटा। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्णा। हाँ, बहुत सारे कमेंट आ गए बेटा। 25 कमेंट आ चुके हैं। अब कैसे बोलूं मैं सभी का नाम? हाँ, और जुड़िए आप लोग, जल्दी से कमेंट करो। आदित्य जय श्री कृष्णा सर बेटा। जय श्री कृष्णा। जल्दी से आ जाओ। मीनाक्षी जय श्री बेटा। जय श्री कृष्णा। लाल जय श्री बेटा। जय श्री कृष्णा। कपिल जय श्री बेटा। जय श्री कृष्णा। जल्दी से कमेंट करो यार, अपना जो टाइम होने वाला है और टाइम होते ही चलने लग जाएगी अपनी क्लास। हाँ, लगभग आ चुके होंगे सभी। आ गए क्या? नहीं आए? सभी को आ गए बेटा। 50 आ गए हैं। अच्छे बोल रहे हैं, 50 आ गए। ठीक है, तो सभी को आज की सादर जय श्री कृष्णा। सभी को सनातन धर्म की जय। सभी को साधुवाद है। सभी को मेरा आज का सादर जय श्री कृष्णा। हाँ, देखो, बात ऐसी है कि आप जब मकान बनाते तो उसमें नींव डालते हो, नींव खोदते हो, उसको भरते हो, उसको मजबूत बनाते हो, उसको पानी से भरते हो, उसको पत्थर से भरते हो, उसको मतलब भरे अच्छी करते हो ताकि मकान क्या करता बैठक ना ले। पक्की क्या करते हो? नींव करते हो। तो ऐसा ही होता, मकान बनाते पक्की नींव करते हो ताकि मकान भटक ना दे। मकान धीरे धीरे बनता है। जैसे ही आपका स्वयं ऐसा कैसे जीवन है, ऐसा कैसे 100 मन 1 लाख के बराबर होता है, आपकी व्याख्या कर रहा हूँ। वैसे वैसा आपका जीवन कैसे कि मकान में नींव बनाते थे कि मकान बैठक, आपको संस्कार दिए जाते कि वाला बैठक नहीं लो कहीं पर, कहीं पर बैठना हो, गलत लोगों के साथ, अड़िजानियों के साथ, इसके साथ क्या करना? बैठक ना लो आप, उसके वहां पर बैठना था। नींव है, मजबूत हो गए, इसलिए आपकी संस्कार की नींव के स्कूल में मजबूत कर देते हैं गुरु। आपकी नींव को अच्छे कर देते। वही नींव आगे चलकर क्या करती है? चुने करते, बीम डालते हैं, 10 फीट 12 फीट की ऊपर चली जाती है, छत डाल देते हैं, फिर वहां पर एक नल वेल फिटिंग करते हैं, वहां पर टैंक रखा जाता है, नहीं रखा जाता है। कक्षा नर्सरी में बच्चों को संस्कार दिया जाता है, दूसरी 5वीं तक संस्कार दिया जाता है, 10वीं 12वीं तक उसको हर प्रकार का संस्कार दिया जाता है। व्यक्ति जब 12वीं में आ जाता है स्टूडेंट, छत डाली जाती है, बोर्ड आ जाती है, वो आ जाती है, बेटा पढ़ाई करो, वो करो, नहीं तो धोखा खा जाओगे। तो छत डाल के ऊपर एक टैंक होता है, वहां पर आप नल लगाते। क्या नल टैंक के बराबर पे लगाते हो? क्या नहीं लगाते हो? गुरु के बराबर पे पीछे, गुरु के बराबर पे स्टूडेंट बैठता है 12वीं में। हालत है बहुत सारे, हालत ऐसी। तो बात समझना, क्या टैंकर बराबर टैंकर की, यह टैंकर है, ये छत है, यहाँ पर टैंकर रखा है, ये छत है, ये टैंकर, इसके बराबर पर नल लगाओगे क्या? नल लगा दोगे तो पानी आएगा कि नहीं आएगा? पानी कब आएगा? जब टैंकर ये है तो उसका नल उसके नीचे आएगा। यहाँ पर नल है, यहाँ से टोटी चालू करोगे तो पानी आ जाएगा। टैंकर के बराबर पे नल फिटिंग कर दोगे तो पानी नहीं आएगा, और उसी पाइप के जरिए उसको होल करके उसका पानी नीचे तक उगाया जाता है। जब पानी नीचे आ जाता है, टोंटी लगा दी जाती है तो अपना पानी आ जाता है, नहीं आ जाता है? अपना आप आ जाता है, क्योंकि बराबरी पर पानी नहीं आता है। और उससे नीचे लगाओगे, नल फिटिंग नीचे करोगे तो तुरंत पानी आ जाता है, क्योंकि टोंटी नीचे है। क्यों? ये ऊपर बैठा है जो ये गुरु है। टैंकर क्या है? गुरु है, जो सभी के नलों में पानी चल जाता है। किचन के नल में जाता है, बाथरूम के नल में जाता है, वॉशरूम के नल में जाता है, हाथ धोने के नल में जाता है, तो कहीं पर भी पानी चला जाता है। क्यों? ये गुरु है, ये यहीं से ज्ञान की गंगा आ जाती है, सबरे पानी चला जाता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को जब संस्कार दिया जाता है, बारी में आ जाता है, तो वो गुरु के इस लेवल में बैठ जाता है। वो इस लेवल में बैठ जाता है तो उसमें पानी जाना बंद हो जाता है, ज्ञान जाना बंद हो जाता है, वो अड़ियानी बन जाता है। अड़ियानी बन जाता है तो पढ़े लिखे होकर भी आप अड़ियानी हो तो बड़े मूर्ख हो। ये पहले सुन लेना है। टैंकर की लेवल पर आपको नहीं बैठना है, गुरु की लेवल पर आपको नहीं बैठना है, भगवान की लेवल पर आपको नहीं बैठना है, और उनके लेवल में बैठना से ज्ञान प्राप्त करना है। इसकी ज्ञान की गंगा बहेगी, तो इसके चरणों में बैठो। जब तुम चरणों में बैठ गए तो चरस पर चढ़ गए मीनारे,
राम नाम की डोर पकड़ कर चढ़ गई मीनारे, पर चढ़ गई मीनारे। राम नाम की डोर पकड़ कर चढ़ गई मीनारे, जन्नत पर चढ़ गई मीनारे। राम नाम की डोर पकड़ कर चढ़ गई मीनारे। तो राम नाम की डोर पकड़ के वो चढ़ जाती है कि वो मंदिर में जाती है, तो चरणों में भगवान के वहां देखती है। गुरु की बराबरी नहीं करना है, वो टैंकर है, वो ऊपर पड़ा रहता है, उसका जब बराबर पर नल लगा दिया जाता है तो उसमें पानी नहीं जा सकता है, उसको नीचे ही लगाना पड़ता है उस नल को, तो तुरंत पानी आ जाता है, तुरंत लाइन बिछा कर पानी आ जाता है। वैसे क्या, वैसे आपको गुरु जीरो से ज्ञान देता है, और गुरु जब आप वहां से ज्ञान देना शुरू कर देता है, अगर आप बराबर पे बैठे हो और गुरु बच्चे की बराबर पे बैठा है, तो कभी मत सोच लेना कि इसमें पानी चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा उसमें ज्ञान, वो वाली ज्ञान नहीं रहेगा, वो वाली ज्ञान नहीं रहेगा। ये बात अब याद रखने ना है, समझ गए होगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि गुरु ज्ञान क्या होता है। गुरु ज्ञान कहाँ लेना, मैंने दे तो दिया आपको, ये उसी के बराबर है। बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, गुरु के लेवल पर नहीं बैठना, भगवान के साथ फोटो नहीं खींचाना, इनके 6 चरणों में बैठे हो, और इनके 6 चरणों में बैठे हो तो ज्ञान तो ऐसे मिल जाएगा आपको। गुरु के चरणों में रखकर देखो ना कैसे ज्ञान मिलता है, मिलेगा ना। तो गुरु के लेवल पर बैठे हो तो कहाँ से ज्ञान मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। जब राम ने रावण को मारा, जब लक्ष्मण भैया को ज्ञान लेगा तो सिर पर चला गया, तो रावण ने मना करते तो वापस तुरंत वापस भेजा है लक्ष्मण भैया को। जब ज्ञान लेकर कहा खड़ा थे, रावण के सिर पर खड़ा, वान वान नहीं खड़ा होना, चरण में खड़ा होना, तुरंत ज्ञान विद्या दे दी उसने। तो ऐसा होता है। टावर मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ गए होंगे कि कहाँ पर आपको बैठना है, कहाँ से आपको ज्ञान लेना है, ये आपको क्या होता है, ऊपर होता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सभी को आज की सादा जय श्री कृष्णा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखो, भगवान के नजदीक रहो, भगवान के जितना पास रहोगे उतना आपको फायदा रहेगा। क्योंकि भगवान भगवान होता है, गुरु गुरु होता है, इनके चरणों में रहना है, इनके बराबर पर लेवल पे बैठोगे तो आप नौकरी कभी भी नहीं लगोगे, आप भैंसे ही चराओगे, आप केड़ी के ट्यां ट्यां वाई वाई ही करोगे, और कुछ नहीं कर सकते हो। ये बात याद रखना है। हे हरे दिन जीवेड़ो लिख दो जाए मानो, हरे मन जी हरो लिख दो जाए मारो, हरे दिन जीवेड़ो जाए माने भित्तियां को रंग माया से गोरो जाने, भित्तियां को रंग माया हरे मारो, हरे लिख दो जाए। इस रेत्या करम सत्य गुरु जाने, मारो देह वे दौड़े सत्य संग में, रेत हमें दौड़े सत्य संग में, मारो सत्य संगी मन लागे रे। हे हरि मुझे जाए मारो, रेटिया को राग मारा गुरु जाने, रेटिया को राग मारा तो गुरु जाने। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो थोड़ा ध्यान रखना है, गुरु की लेवल पर नहीं बैठना है, गुरु की बराबर नहीं करनी है, भगवान के साथ फोटो नहीं खींचना, श्रृंगार नहीं करना है। भगवान ने जो श्रृंगार करके दिया है उसको क्या सजाओगे, शरीर को। अब शरीर को सजाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। कभी भी शरीर को मत सजाना है, प्रकृति की देन है, वो प्राकृतिक हिसाब से सजाए, भगवान ने सजा कर भेजा है, ऐसा नहीं करना हो। थोड़ा ध्यान रखना है, शरीर को कभी नहीं सजाना है। ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक से सजा हुआ है अपना, इस शरीर को थोड़ा सा संभाल कर रखो। कभी बाइक चलाओ तो धीरे चलाना है, जोर से नहीं चलानी है। बाइक चलाने वाले को सूचित किया जाता है, जो व्यक्ति सुनता है, जिसके माता पिता सुन रहे उनको भी सूचित किया जाता है कि जोर से हीरो होंडा नहीं चलानी है। घर पर अपनी माता पिता भाई बहन है उनकी तरफ देखकर गाड़ी चलानी है। साथ के ऊपर मत चलाया करो बेटा, कोई इनाम नहीं देता है आपको, राष्ट्रपति अवार्ड नहीं देता है, कोई आपको पैसे नहीं देता है, आराम से गाड़ी चलाओ। नहीं तो समझ गए हो आप। आपको सभी को अच्छी सादा जैसी कि आज की अपन पढ़े की बेला पार लगाते हैं। ठीक है टावर, देखो अपन अध्याय 4 पढ़ रहे थे, प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया में पढ़ेंगे और आर्थिक क्रिया। क्या पढ़ेंगे टावर,
आर्थिक क्रियाएं। ठीक है टावर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। ठीक है, इसको आशा करता हूँ मैं एक बार में आपको समझ में आ जाता हूँ। ठीक है, लगभग 70 के 70 ही आ गए होंगे। अब देखो आर्थिक 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 क्रिया क्या होती है? यह मानव के उस क्रियाकलाप से प्राप्त होती है। किसके? मानव के उस क्रियाकलाप से प्राप्त होती है, क्रियाकलाप से प्राप्त होती है, या उस क्रियाकलाप से आय प्राप्त होती है। उस क्रिया मानव के उस क्रियाकलाप से क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आया क्या समझ में? 3 अक्षर याद करना आपको। मानव के उस क्रियाकलाप से जिनसे क्या प्राप्त होती? आय प्राप्त होती। अब क्रियाकलाप क्या था? मानव जो भी क्रिया करता है, जैसे कि खेती, उद्योग, पशुपालन, इनसे क्या प्राप्त होती? आय। तो इसको क्या कहा गया? अपन आर्थिक क्रिया कहा गया। जो मनुष्य कार्य करता है, इसको क्या कहा गया? अपन टावरों आर्थिक क्रिया कहा गया। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या कि मानव के आर्थिक क्रिया की परिभाषा एक बार और समझना। मानव के उन या उस क्रियाकलाप से जो आय प्राप्त होती है, जिसे क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया कहा जाता है। क्या? आर्थिक क्रिया कहा जाता है। अब उस क्रियाकलाप से क्या होती है? आय। जैसे खेती से आय होती है, उद्योग करते तो आय मिलती है आपको, पशुपालन करते हो, मत्स्य पालन करते हो, जो भी आप कार्य करते हो उससे क्या मिलती है? आय मिलती है। और इसी को क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रिया कहा जाता है। तो आप लोग आगे समझ में देखो, एक बार देख लेते हो आप, एक बार और देखो। आपको मैंने समझाया आर्थिक क्रिया। क्या समझाया था ब्रो? आर्थिक आर्थिक क्रिया, क्रियाएं मैंने बताया। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? मैं आपको बता देता हूं कि मानव के उन क्रियाकलापों से क्रियाकलाप से या क्रियाकलापों से, ठीक है, मानव उन क्रियाकलाप से आय प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। उसे क्या कहा? क्रियाकलाप से क्या क्या प्राप्त होती? आय प्राप्त होती, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया का। देखो आर्थिक क्रिया है, ठीक है, ये आपको किससे कहते हैं? ये क्वेश्चन आता है। तो मानव के, जो आप मानव है, हम है, उनके जो क्रियाकलाप होता है, जो वो क्रिया करता है, जो मेहनत करता है, खेती करता है, पशुपालन करता है, जिससे क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया कहा जाता है। परिभाषा ये बनती है कि मानव के उन क्रियाकलाप से आय प्राप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया कहा जाता है। 3 अक्षर मानव के उन क्रियाकलाप से आय प्राप्त होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। जिससे क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है। ठीक, पैसा प्राप्त होता है, बजट प्राप्त होता है, जिससे अपना घर चल सकता है, धंधा चल सकता है, उसको क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, अगला देखो आर्थिक क्रिया। मानव की जो क्रिया होती है, मानव की जो क्रिया को 4 भागों में बांटा गया। किसकी क्रिया को? मानव की क्रिया को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों। पहली क्रिया होती है प्राथमिक क्रिया। क्या होती है? प्राथमिक क्रिया है। क्या होती है? प्राथमिक क्रिया। दूसरी होती है द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया होती है। तीसरी होती है तृतीयक क्रिया होती है। तृतीयक क्रिया होती है। चौथी होती है चतुर्थ क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? चतुर्थ क्रिया होती है। ये मानव की क्रिया को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। अब 4 भाग कौन कौन से है मैंने बता दिए आपके। 4 भाग कौन कौन से है? एक तो प्राथमिक क्रिया होती है, दूसरी द्वितीय क्रिया होती है, तीसरी तृतीय क्रिया होती है, चौथी चतुर्थ क्रिया होती है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, मानव की क्रिया को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा है। पहले कौन सी है? प्राथमिक, दूसरी द्वितीय, तीसरी तृतीय, चौथी चतुर्थ क्रिया होती है। ये आपको याद रखना। ठीक है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? मानव के उन क्रियाकलापों से जिनसे आय प्राप्त होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। उसे कौन सी क्रिया कहा जाता है? उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। 3 वर्ड याद रखना आपको। और पढ़ते अपन प्राथमिक क्रिया। ठीक है, मानव की क्रिया को 4 भागों में बांटा है। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय, चतुर्थ क्रिया है। पहले पढ़ते अपन प्राथमिक क्रिया। ठीक है, जल्दी से समझ जाना है आपको।
कमेंट करना है, एक बार में समझ आ जाता है कि आपको जल्दी से एक बार कोई भी लड़का है कोई भी लड़की है जल्दी से कमेंट कर देना। ठीक है, मैं पढ़ लूंगा अभी प्राथमिक क्रिया हेडिंग डाल करके। प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, हाँ सभी ने एक ही कमेंट किया, फिर एक ही बार समझाओ में समझ में आ जाता है और याद भी हो जाता है। तो बेटा बड़ी खुशी की बात है कि आपको एक बार में समझ में आ जाता है, क्योंकि आप कहाँ बैठे हो, टैंकर के नीचे बैठे हो, गुरु के नीचे बैठे हो, गुरु के सिर चरणों में बैठे हो। ठीक है, देखो प्राथमिक क्रिया, यह वे क्रिया होती है जो मनुष्य किस पर निर्भर है, प्रकृति पर्यावरण पर निर्भर। यह वे क्रिया होती है जो मानव प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पे क्या पर रहता है, प्राकृतिक पर्यावरण पे क्या रहता है वो निर्भर रहता है। प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या रहता है वो निर्भर रहता है, प्राकृतिक पर्यावरण पे क्या रहता है वो निर्भर रहता है। उसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्रिया। अब प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। क्या रहता है वो, निर्भर रहता है। अब प्राकृतिक पर्यावरण क्या होती है, जैसे कि खेती, जल, खनिज, यह क्या था, प्राकृतिक संसाधन है। तो इस पे क्या मनुष्य क्या निर्भर है, खेती करके मनुष्य भोजन कर रहा है, अनाज बो रहा है, ये प्राकृतिक है। खेती प्राकृतिक है, कोई मनुष्य ने इसको बसाया नहीं, जमीन की खेती होती प्राकृतिक है, जल प्राकृतिक है, खनिज जमीन से निकला प्राकृतिक। इनसे आय प्राप्त करके क्या रहता है, जीवित रहता है, भोजन करता है, इससे आय मिलती है, इससे भोजन मिलता है, खेती से भोजन मिलता है, जल से मनुष्य जीवित रहता है। तो इससे क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर रहता है। इसके हिसाब से मनुष्य क्या जीवन जी रहा है, इसके हिसाब से निर्भर है, तो इसके हिसाब से जीवन जीता है, इससे कोई प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। और इसके अंतर्गत और क्या क्या आता है, अब इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि कृषि, प्राथमिक क्रिया के अंदर कृषि, पशुपालन, पशुपालन और क्या आता है, पशुपालन आता है, और क्या आता है, संग्रहण आखेट आता है, और क्या आता है, संग्रहण आखेट आता है, आखेट आता है, क्या आता है, आखेट आता है। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना, क्या होता है, शिकार करना। और क्या आता है, मत्स्य पालन आता है, मत्स्य पालन आता है, लकड़ी काटना आता है, लकड़ी जला, लकड़ी काटना और खनन जैसे कार्य ये आते हैं। ये किस पर होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। इसके हिसाब से मनुष्य क्या कर रहा है, जीवन जी रहा है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, अपनी प्राथमिक क्रिया कहलाती है। परिभाषा सुन लेना एक बार और, प्राथमिक क्रिया ये वे क्रिया है जो मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर होता है। मनुष्य प्राथमिक क्रिया क्या है, मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर होता है, निर्भर और प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या होता है, निर्भर होता है, उसे प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होती है, जैसे कि खेती करना, जल होता है, खनिज होता है, इस पर क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है, और मान्य तो इसके अंतर्गत आता है जैसे कृषि, पशुपालन, संग्रहण आखेट, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, खनन जैसे कार्य आते हैं, ये इस पर निर्भर होता है। इसके हिसाब से मनुष्य क्या करता है, जीवन जीता है। देखो एक बार और देखो, एक बार और इसको देख लो, फिर अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। देखो आगे, प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया क्या होती है, प्राथमिक क्रिया क्या होती है, जो मनुष्य प्रतिग्रस्त किस पर निर्भर होता है, प्राकृतिक पर निर्भर होता है, प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर होता है। मनुष्य प्राकृतिक क्रिया होती है जो मानव प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पे क्या होता है, निर्भर होता है। पर्यावरण पे क्या होता है, निर्भर होता है। प्राकृतिक पर्यावरण पे क्या होता है, निर्भर होता है। इसके हिसाब से अपना क्या करता है, जीवन जीता है। वो क्या कहलाती है, प्राथमिक क्रिया के लिए। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होती है, आर्थिक क्रिया को प्राकृतिक क्रिया जैसे खनिज होता है, भूमि होती है, कृषि होती है, जल होता है, तो इस पर क्या रहता है, निर्भर होता है। खेती करता मनुष्य, तो इस पे क्या निर्भर होता है, किस पे, इस पे निर्भर होता है। इसी का उदाहरण है प्राथमिक क्रिया का उदाहरण। और इसके अंतर्गत माना तो जैसे कि कृषि, पशुपालन,
मत्स्य पालन यानी मछली को काटना, शिकार करना, संग्रहण आखेट, आखेट खनन, लकड़ी काटना जैसे कार्य आते हैं। इसके अंदर प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत इसको क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्रिया। इसकी परिभाषा एक बार आपको देखना है, मैं एक बार और समझा देता हूँ। आखिरी फाइनल अपना ये प्राथमिक क्रिया है। हाँ, शिव शर्मा का कमेंट है बेटा, सर समझ में आ गया है, मत समझाओ, ठीक है। फिर भी देखो, प्राथमिक क्रिया मानव के प्राकृतिक क्रिया, मानव प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या होता है, निर्भर होता है। प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या होता है, निर्भर होता है। और प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आता है, जैसे खनिज आता है, खेती आती, भूमि आती, कृषि आती, जल आता है, इस पे क्या होता है, निर्भर होता है। इससे आय प्राप्त होती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत देखें तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट, लकड़ी काटना, खनन, आखेट का होता है शिकार करना। क्या होता है, शिकार करना। यह प्रचित रूप से मनुष्य को ऊपर इसको क्या होता है, अपना जीवन व्यतीत करता है। आखेट करता है, शिकार करता है, शिकार करने से मत्स्य पालन करता, मछली को मारता है, शिकार हो गया, भेड़िया को मारता है, शिकार हो गया, तो इससे वो अपना जीवन जीता है, इसको पकाकर खाता है, ठीक है। आगे मनुष्य का जो प्राचीनतम व्यवसाय होता है, मनुष्य का जो प्राचीनतम व्यवसाय, देखो मानव का जो प्राचीनतम व्यवसाय, ठीक है, इसको मिटा के लिखता हूं, ठीक है। देखो अब देखना है आपको, क्या देखना है, मानव का प्राचीनतम व्यवसाय, मानव का प्राचीनतम व्यवसाय, प्राचीनतम व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय होता है मानव का जो प्राचीनतम व्यवसाय है वो है टावर संग्रहण, संग्रहण, भोजन संग्रहण होता है। क्या होता है टावरो, भोजन संग्रहण। और एक होता है आखेट होता है, आखेट। ये मनुष्य का क्या टावरो, प्राचीनतम व्यवसाय, यानी प्राचीन कार्य क्या होता है, प्राचीन कार्य क्या होता है, प्राचीन व्यवसाय क्या होता है, यह प्राचीनतम व्यवसाय का क्या है, एक तो भोजन संग्रहण होता है, एक आखेट होता है। भोजन संग्रहण का अर्थ होता है व्यक्ति अपने जरूरत के लिए भोजन इकट्ठा करता है, भोजन इकट्ठा करना, जरूरत के लिए, अपनी जरूरत के लिए भोजन क्या करता हो, भोजन क्या करता, इकट्ठा करता है। क्या करता था वो, इकट्ठा करता। जिसका अर्थ, किसका अर्थ है, भोजन संग्रहण का अर्थ होता है अपनी जरूरत के लिए क्या करता है, भोजन इकट्ठा करता है, किसका अर्थ है, भोजन संग्रहण। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना, आखेट का अर्थ होता है शिकार करना, बस यही तो बताना चाहता हूँ। आखेट का अर्थ क्या होता है, शिकार करना। आप ध्यान से सुनना, आपको क्या बोला, मानव का जो प्राचीनतम व्यवसाय वो है एक तो आखेट, एक होता है भोजन संग्रहण, ठीक है। ये आपको रहे, भोजन संग्रहण का अर्थ होता है जरूरत पड़ने पर भोजन इकट्ठा करना, इस पर जरूरत के लिए भोजन इकट्ठा करना, जरूरत पड़ने पर भोजन इकट्ठा करना। जैसा कि अपन को भूख लगी है तो अपन क्या करते हैं, रोटी खाते हैं, तो जरूरत पड़ने पर अपन ने रोटी खाई, ठीक है। इधर देखो, आखेट, आखेट का अर्थ होता है शिकार करना, ठीक है टावर, किसी का भी शिकार करना, भेड़िया को मारना, सांप को मारना, मछली को मारना, जो भी है उसको मारना, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। आगे समझ में, कमेंट करो, एक बार और समझाएं क्या, जल्दी से कमेंट करो टावरो, ज्यादा समय नहीं है। कमेंट आया सर एक बार और समझा दो, है ना, समझा रहा हूँ। अंजलि का कमेंट आया सर एक बार और समझा दो, फिर हम कर लेंगे, तो कल कर लेंगे, ठीक है। ऐसा भी लिखा है क्या, देखो मानव का प्राचीनतम व्यवसाय क्या है, भोजन और आखेट। क्या टावरो, आखेट। मानव का क्या प्राचीनतम व्यवसाय, भोजन संग्रहण होता है। क्या होता है, भोजन संग्रहण होता है। क्या होता है, भोजन संग्रहण होता है। भोजन संग्रहण करता है जरूरत के लिए भोजन इकट्ठा करना, जरूरत के लिए क्या करना, भोजन इकट्ठा करना, ठीक है। जरूरत पड़ने पर, भूख लग रही है तो आप भोजन करते, तो आपको जरूरत है, बस ये याद रखना। आखेट करते तो शिकार करना, शिकार करना, जैसे कि भेड़े का शिकार किया अपन ने, किसी का भी शिकार करो, तितर का शिकार किया अपन ने, उसको मारकर खाना, मछली का शिकार किया, तो इसका अर्थ होता है आखेट का तो शिकार करना, ठीक है। अब ये दोनों मनुष्य का क्या टावरो, प्राचीनतम क्या है, प्राचीनतम व्यवसाय, क्या टावरो है, व्यवसाय। मनुष्य का प्राचीन व्यवसाय क्या है, संग्रहण और आखेट होता है, भोजन संग्रहण और आखेट होता है, ठीक है।
ये संग्रहण टावर 3 पैमाने पर किया जाता है। संग्रहण होता है, ये जो संग्रहण होता है, संग्रहण होता है, यह टावर 3 पैमाने पर किया जाता है। 3 पैमाने पर किया जाता है। पहला प्रकार है इसका पैमाने प्रकार, ठीक है, 3 प्रकार पे किया, 3 प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार होता था जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन संग्रह, ठीक है। दूसरा होता वाणिज्यिक संग्रह, वाणिज्यिक संग्रहण होता है, वाणिज्यिक संग्रहण होता है। तीसरा होता संगठित संग्रहण होता है, संगठित संग्रहण होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, बस इतनी सी तो बात। क्या बात बताई मैंने कि आपको मनुष्य का प्राचीनतम व्यवसाय क्या है, भोजन संग्रहण और आख्यात होता है, ठीक है। टावरों आगे समझ, भोजन संग्रहण का अर्थ क्या होता है, भोजन संग्रहण का अर्थ क्या होता है, भोजन संग्रहण का अर्थ होता है जरूरत के लिए भोजन क्या करता है, इकट्ठा करता है। आख्यात का अर्थ क्या होता है, शिकार करना होता है। आख्यात का अर्थ क्या होता है, शिकार करना होता है। और मनुष्य का प्राचीनतम व्यवसाय क्या है, तो आखेट और भोजन संग्रहण होता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, आपके समझ में आ गया होगा। संग्रहण 3 पैमाने पे किया जाता है, 3 प्रकार, एक तो जीविकोपार्जन संग्रहण होता है, वाणिज्यिक संग्रहण होता है, संगठित संग्रहण होता है, ठीक है। आ गया समझ में, कमेंट कर। हाँ, रोहित का कमेंट है, सर आप एक बार समझाया करो, मैं एक बार में अच्छे से समझ में आ जाता है। यह कमेंट 5 आते हैं, किसी का पढ़ने आ जाता, किसी का नहीं आता। बच्चे बोलते एक ही बार समझे, लेकिन मेरी श्रद्धा से मैं आपको 2 बार समझा दूंगा। कितनी बार? 2 बार। और 2 बार समझने का ये मतलब नहीं है कि आप समझाए करूंगे, नहीं, 2 बार अपनी है। 2 बार समझाने से हो सकता है अच्छे समझ में आ जाए, आपको यूं याद हो जाए, इसलिए लिखो। जल्दी से जल्दी उतार लेना है ना। ओ मेरे राम, मेरे राम, उतारो। अध्याय 4 डालो। अध्याय कौन सा टावर? 4, प्राथमिक क्रियाएं टावर, क्रियाएं, ठीक है। टावर इसके हेडिंग डालनी है आपको, इसके अंदर एक हेडिंग डालो आर्थिक क्रियाएं। ठीक है टावर, देखो जल्दी। आर्थिक क्रियाएं यह मानव के उन क्रियाकलापों की क्रियाकलाप 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 से जिनसे आय प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, ठीक है टावरों। आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं अपन? आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं टावरों से? आर्थिक क्रिया, ठीक है टावर। अगले दिन डालो, बेटा लिख लिया करो, मैं बोल रहा हूँ आवाज आ रही है ना, उस हिसाब से लिख लिया करो, ठीक है, ताकि टाइम कम लगता है। अगले दिन डालो, मानव की क्रियाओं को 4 भागों में विभाजित किया, देखो विभाजित किया। पहला लिखो प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया। दूसरा लिखो द्वितीय क्रिया। तीसरा लिखो तृतीय क्रिया, तृतीय क्रिया। चौथा लिखो चतुर्थ क्रिया, चतुर्थ क्रिया, ठीक दिख रहा है आपको?
दिख रहा है क्या? चतुर्थ क्रिया। ठीक है, लिख लोगे। चतुर्थ क्रिया है, यानी प्राथमिक का मतलब प्रथम, प्राथमिक का मतलब प्रथम, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, ये चतुर्थ लिखा रहा है बेटा, ध्यान से लिखना है। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, ये चतुर्थ क्रिया होगी। ठीक है, चतुर्थ लिखा रहा है अपने पास, सही नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ऊपर वाला मिटा दे। देखो फर्स्ट, प्राथमिक क्रिया। ठीक है तावरो, देखो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रिया है। ठीक है, लिख लिया सभी ने। प्राथमिक क्रिया ने पहली होती है, द्वितीय क्रिया ने दूसरी होती है, तृतीय क्रिया ने तीसरी होती है, चतुर्थ क्रिया ने चौथी क्रिया होती है। जो काम करता है, जो गुण होता है, उसकी बात चल रही है। प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक क्रियाएं यह वह क्रियाएं हैं, ये वे क्रियाएं हैं जो मनुष्य या मानव प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर होता, प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर होता है, निर्भर होता है, उसे प्राथमिक क्रिया। ठीक है, ठीक है, प्राथमिक क्रिया के अनुसार का खनिज, जल, भूमि पर निर्भर निर्भर रहता है, निर्भर रहता है मानव। ठीक है, और अगला लिखो। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, संग्रहण, आखेट, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, खनन जैसे कहा जाता है, खनन जैसे कार्य लिखो जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर अपलोड होने के बाद भी लिख सकते हो आप, है ना। वैसे तो मैं बोल के लिखवा देता हूँ, आपको समझ में आ जाता होगा, फिर भी आपको कमी नहीं है तो अब लिख लिया करो, तब क्या जाता है। देखो तो फिर लिख लिया होगा।
गुरु मिलने से तेरा मेरा लफड़ा खत्म हो गया। इन्हें बोले मनुष्य का प्राचीन प्राचीनतम व्यवसाय, ठीक है, प्राचीनतम व्यवसाय क्या है? भोजन संग्रहण और आख्यात होता है, ये होता है भोजन संग्रहण और आख्यात। ठीक है, काम जल्दी से हेडिंग डालते चलना है, लिखते चलना है आपको। ठीक है, अगला लिखो आख्यात का अर्थ, आख्यात का अर्थ शिकार करना। क्या होता है? शिकार करना। ये लो, अगला लिखो भोजन संग्रहण का अर्थ लिखो। क्या होता है? अपनी जरूरत के लिए भोजन इकट्ठा करना। ठीक है, अपनी जरूरत के लिए भोजन इकट्ठा करना। देखो अब हेडिंग डालो संग्रहण 3 पैमाने प्रकार से किया जाता है। ठीक है टावरों, लिखते चलो, लिखो जल्दी। संग्रहण 3 पैमाने से किया जाता है। कौन कौन सा संग्रहण होता है? जल्दी से बोलो अब। जीविकोपार्जन संग्रहण, ठीक है टावर, जीविकोपार्जन संग्रहण। दूसरा वाणिज्य संग्रहण, वाणिज्यिक संग्रहण। तीसरा होता संगठित संग्रहण, संगठित संगठित संग्रहण। चलो संगठित संग्रहण, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, संग्रहण 3 पैमाने से किया जाता है। जैविकोपार्जन, वाणिज्यिक संग्रहण, संगठित संग्रहण। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे अपन, इसके बारे में क्या करेंगे कल चर्चा करेंगे। जल्दी से आप लिख लीजिए, फिर मैं 2 मिनट लेता हूँ आपका, फिर उसके बाद क्लास छोड़ दो। लिख लिया होगा ना? हाँ, शिवानी का कमेंट है सर आप एक बार समझाया करो, हमें समझ में आ जाता है। देखो मैंने आपको बताया है कि अगर छत के ऊपर टैंकर होता है पानी का, अगर उसकी लेवल पर आपने नल लगा दिया है तो पानी नहीं आएगा। उसके नीचे नल लगाने से पानी आता है। आप गुरु की लेवल में बैठ गए हैं तो आपने ज्ञान नहीं आएगा। भगवान के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा लिया आपने, आपने कभी ज्ञान, अब अड़जान नहीं रहोगे। तो गुरु की लेवल में नहीं बैठना है, गुरु के सिर चरणों में बैठना है। तभी वहां से ज्ञान बहता है, वहां से ज्ञान बहता बहता आपके दिमाग में आ जाता है, और आपकी दिमाग की टोटी जब चल जाती है तो आप नौकरी लग जाओगे। ये समझ लेना, अगर आप गुरु के चरणों में बैठे हो, भगवान के चरणों में बैठे हो आप, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं। कोचिंग करना, हालांकि कोचिंग तो करना है, मेहनत करनी है, फिर आप देखो आप किसी नौकरी नहीं लगते। मेहनत तो करने पड़ेगा, कोचिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन आप उनके चरणों में रहना। टैंकर के ऊपर अगर आपने नलची टोटी लगा दी है या उसके लेवल पर आपने टोटी लगा दी है तो पानी नहीं आएगा।
ये बात कानपुर का सुन रहा। गुरु की लेवल में बैठ के, भगवान की लेवल में बैठ गए तो आपने ज्ञान लेते रहेगा, चाहे कौन सा ही गुरु आ जाए। भगवान तक आपको ज्ञान देना है तो भी आप नहीं दे सकते हो। यह होता है सौमण ज्ञान, एक तो आचरण के बराबर है। मैंने दे दिया, कोशिश कर लिया, ठीक है। अब ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो 5 मिनट भगवान के दिया करो, ताकि भगवान आपके ऊपर कृपा कर दे। आप उसको दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यह बात आप याद रखना हो, और थोड़ी सी याद रखना, इसको समय जरूर देना। तभी तो कहा गया है भगवान को समय दोगे, मीरा ने समय दिया था। तभी तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राम ने नाम की डोरी कड़ी जड़ गई मीरा रे, राम ने हम की डोरी पकड़ी चढ़ गई मीरा रे, हे राम नाम की डोरी पकड़े चढ़ गए हिराने, देवा जड़ मर जड़ गए हिराने, राम नाम की डोरी पकड़ी चढ़ गए मेरा रे। सभी को आज की सादा जय श्री कृष्णा।